एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा पुनः आपका स्वागत करता है। आज हम रीट, पटवार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो अति शीघ्र मिलते जाएं। हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे भाषा की। धैर्यपूर्वक अपन पूरा इतिहास से समझेंगे इसको। भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भाषा के विकास का क्या क्रम रहता है। भाषा की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति है वह भाष धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। और आप जैसा कि आपको विदित है कि धातु क्या होते हैं, तो धातु मूल भाषा से व्युत्पन्न शब्द हैं। और मूल भाषा की जब बात की जाए तो मूल भाषा का अर्थ है यहाँ संस्कृत से। तो भाषा शब्द है वह भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हिंदी में जितनी भी क्रियाएं हैं वह सभी क्रियाएं कहीं न कहीं धातुओं से निर्मित है। अब भाषा होती क्या है, तो भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा आपके विचारों को अभिव्यक्त करती है, तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा कहलाती है। विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से आप करेंगे वह भाषा है। अब आपके विचार हैं वह कितने तरीक़ों से अभिव्यक्त कर सकते हैं, सांकेतिक तौर पर, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर कर सकते हैं। तो ये भाषा के प्रकार हो जाएंगे जिसका वर्णन हम आगे करते रहेंगे। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है वही भाषा कहलाती है। अब ये भाषा है उसकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की भी कोई न कोई विशेषताएं हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की भी कोई न कोई विशेषताएं होती है। हर भाषा की निश्चित विशेषताएं होती है। हर भाषा इसी विशेषताओं के कारण अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन किया जा सकता है और भाषा का अर्जन समाज में रहकर होता है और समाज में भी अनुकरण द्वारा भाषा सीखी जाती है। तो सबसे पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है और इस अर्जित संपत्ति का अर्जन है वो समाज से किया जाता है। और इसका अर्जन करने की विधि कौन सी होती है, अनुकरण होती है। जैसे कि आप उच्चारण सीख रहे हैं तो उच्चारण सीखना भी अनुकरण के द्वारा होता है। आप लेखन कला को सीख रहे हैं तो लेखन कला का विकास भी अनुकरण के द्वारा ही होता है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जो समाज में रहकर अर्जित की जाती है। और समाज की बात आई तो भाषा का अर्जन है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का विकास है वह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अब भाषा है वह विकसित होती रहती है, हमेशा उसमें विकास होता रहता है, कई शब्द नए जुड़ते जाते हैं। तो भाषा का अंतिम स्वरूप कभी नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका अर्थ है भाषा है वह हमेशा परिवर्तनशील होती है। उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा और नई भाषा का विकास होता जाएगा। तो भाषा का कभी भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा है वह हमेशा उसका एक मानक स्वरूप होता है। कोई भी भाषा है उसका हमेशा एक मानक स्वरूप होगा और मानक स्वरूप है वह कहीं न कहीं भाषा की लिपि द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हर भाषा की कोई न कोई एक लिपि होती है। और जब आप भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने का कार्य कैसे होता है, कठिन से सरल। जब भाषा सीखी जाती है तो उसका क्रम कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा कठिन से सरल की ओर सीखी जाती है। जैसे कि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तब आपको कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने पर भाषा आपके लिए कैसी बन जाएगी, सरल बन जाएगी। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भाषा की विशेषताएं कितनी होती है, अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, अंतिम स्वरूप नहीं होता, परिवर्तनशील होती है, हर भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, हर भाषा है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। तो ये हो गया भाषा की विशेषताएं।
अब भाषा सीखने के लिए कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, छोटा सा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना ही है। भाषा को सीखने के लिए कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक योग्यताएं होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति में ये मनोवैज्ञानिक योग्यताएं हैं तो वह भाषा सीखने में बहुत उस भाषा को सरलता से सीख लेगा। तो ये विशेषताओं की बात करें तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहली विशेषता है जिज्ञासा। जिज्ञासा होगी तभी आप किसी भाषा को सीख पाएंगे, और जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। एक वाक्यांश में कहीं न कहीं हिंदी में ये पूछा जाता है, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, और किसी व्यक्ति में जानने की इच्छा तभी आएगी जब वह तत्पर हो। तो कहीं न कहीं जिज्ञासा का संबंध किससे है? तत्परता से है। तो मनोवैज्ञानिक योग्यताओं में एक व्यक्ति को भाषा सीखने में जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। जिज्ञासा के बाद दूसरी योग्यता है अनुकरण। अनुकरण ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अनुकरण का मतलब होता है के अनुसार। तो अनुकरण की योग्यता भी भाषा सीखने के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप उच्चारण सीख रहे हैं, तो उच्चारण सीख रहे हैं तब कहीं न कहीं आप अनुकरण कर रहे हैं। आप लेखन कला सीख रहे हैं तो लेखन कला भी अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। और तीसरी योग्यता है अभ्यास। एक भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की योग्यता भी होनी चाहिए। बिना अभ्यास के भाषा कभी नहीं सीखी जाती। और बिना अभ्यास की बात करें तो सबसे पहले भाषा कठिन लगती है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से ही भाषा है वह कैसी बन जाती है? सरल बन जाती है। तो ये कठिनता से सरलता की ओर है, वह गमन है वह अभ्यास के द्वारा ही होता है। तो ये अपन ने भाषा की योग्यताओं की बात कर ली और भाषा की विशेषताओं की बात कर ली। अब सीधे अपन आते हैं हिंदी की भाषा के ऊपर। हिंदी को पढ़ने के लिए 3 प्रकार के उद्विकासों की बात करेंगे अपन। मतलब हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी के विकास को पढ़ने के लिए अपन 3 प्रकार के दृष्टिकोण की बात करेंगे। सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है हिंदी के लिए? दूसरा है इसका भौगोलिक दृष्टिकोण। कक्षा 9 से 12 तक की किताब आती है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। और तीसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण। ये 3 प्रकार के दृष्टिकोण हैं हिंदी के विकास को समझने के लिए। अपन एक एक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन, वह है हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंदर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए? तो अपन बात करेंगे सबसे पुरानी भाषा जिसको बोलते हैं जगत जननी भाषा। भाषाओं की जगत जननी। भाषाओं की जगत जननी की बात करें या मूल भाषाओं की बात करें तो जगत जननी भाषा या मूल भाषा के नाम से कौन सी भाषा विख्यात है? संस्कृत है। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो संस्कृत है वह सभी भाषाओं की जगत जननी है और सभी भाषाओं की मूल भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत कितने रूपों में पाई जाती थी? तो संस्कृत के रूप की बात करें तो आदिकाल में संस्कृत के रूप 2 प्रकार के थे। आप संस्कृत के भी विद्वान हैं, आप हिंदी के भी विद्वान हैं, फिर भी आप समझ लें। संस्कृत के रूप की बात करें तो पौराणिक काल में संस्कृत 2 रूपों में पाई जाती थी। जिसका प्राथमिक रूप है वह था वैदिक, और एक संस्कृत चलती थी लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक की बात करें तो वैदिक संस्कृत थी वो पूर्णतया कठिन थी, और यह वेदों की रचना, जो वेदों की रचना हुई है वह वैदिक संस्कृत में हुई है, और उपनिषदों की रचना है वह भी वैदिक संस्कृत के द्वारा ही हुई है। तो वैदिक संस्कृत का जो स्तर था वो बहुत कठिन था, इसलिए यह जनमानस की भाषा नहीं हुई। यह मुख्य जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उनके द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत है वह जनमानस की भाषा थी, यानी कि साधारण बोलचाल के लिए जो भाषा काम में आती थी वह लौकिक संस्कृत कही जाती थी। तत्कालीन समय में, पौराणिक समय में संस्कृत के 2 रूप पढ़ लिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की बात करें तो जनमानस की भाषा थी,
और आपने दो महाकाव्य सुने होंगे, रामायण, और रामायण के अलावा दूसरा है महाभारत। तो वेद और उपनिषद है, उनकी रचना तो वैदिक संस्कृत में हुई, लेकिन लौकिक संस्कृत में दो काव्य रचे गए थे, रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत की रचना है वो लौकिक संस्कृत में हुई थी। इन काव्यों की रचना का आपको ध्यान रखना है। तो जनमानस की भाषा थी। यही जनमानस की भाषा है वह धीरे 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 और परिवर्तनशील होती रही। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत में परिवर्तन होता रहा, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा है कि भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। फिर समझ लें, संस्कृत के दो रूप थे। उसमें पहले रूप को तो अपन ने वैदिक संस्कृत कहा, दूसरे रूप को अपन ने लौकिक संस्कृत कहा। अब वैदिक संस्कृत का आगे विकास ज़्यादा नहीं हुआ, उसका कारण तो ये कठिन थी। और जब लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में धीरे 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 परिवर्तन होता रहा, और इस परिवर्तन से एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई, वह भाषा थी पाली। इस क्रम को आपको भली भांति याद रखना है, पाली भाषा। तो देखिए, पाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ, संस्कृत से हुआ या लौकिक संस्कृत से हुआ? तो पाली भाषा का उद्भव है वह लौकिक संस्कृत से हुआ था। और पाली भाषा तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म, ये आपके इतिहास का भी एक टॉपिक है कि जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा थी उस समय। और बौद्ध धर्म में आपने कहीं न कहीं इतिहास जरूर पढ़ा होगा। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, जितने भी त्रिपिटक है, इन त्रिपिटक की रचना है वह कौन सी भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई। जैसे अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुक्त पिटक आपने सुना होगा। धीरे 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 इस पाली में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, और यही पाली है वह परिवर्तित हो गई प्राकृत भाषा में। अब ये अगली भाषा बन गई, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है, तो पाली से प्राकृत भाषा बनी। और प्राकृत भाषा है, जैसे पाली भाषा बौद्ध धर्म में प्रचलित थी, वैसे ही पाली भाषा है वह जैन धर्म में प्रचलित हुई। और जितने भी आगम, ये रचनाएं हैं जैन धर्म से संबंधित, तो आगम की रचना भी कौन सी भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में हुई। तो ये आपको याद रखना है, लौकिक से बनी पाली, पाली से फिर कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई या उद्गम हुआ? प्राकृत भाषा का। अब अपन फिर आ जाते हैं, सबसे पहली संस्कृत तो कौन सी? लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा का उद्भव हुआ? पाली भाषा का। इस पाली भाषा से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा। और इस प्राकृत भाषा का आगे और भी विकास हुआ। अब थोड़ा सा समझें, प्राकृत भाषा में कुछ और भी शब्द जुड़ते गए, और जुड़ने पर कहीं न कहीं शब्दों का रूप है वो बिगड़ना प्रारंभ हो गया। शब्दों के रूप में विकृति आ गई। अब शब्दों के रूप में विकृति आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जैसे प्राकृत भाषा का दौर आया, तो जो शब्द प्रचलन में थे उनमें धीरे धीरे विकृति आ गई। उस विकृति के कारण अपन कह सकते हैं, हो सकता है अज्ञानता हो, उस भाषा के प्रति अज्ञानता, उस भाषा के प्रति अज्ञानता से कुछ शब्दों में विकृति आ गई। हो सकता है उच्चारण दोष, इस उच्चारण दोष के कारण भाषा में शब्दों में विकृति आने लगी। हो सकता है वहाँ की क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ा, इस क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण भी शब्दों में परिवर्तन आने लगा। या फिर कह सकते हैं टंग, यानी कि स्वरलोप या स्वर वृद्धि या स्वरागमन, अवांछित स्वरलोप और स्वरागमन के कारण शब्दों के रूप में विकृति आने लगी। और इस प्राकृत भाषा में उतार चढ़ाव इस प्रकार से होते रहे। यहाँ पे बीच में एक गर्त बनता है, इसी गर्त को बोला जाता है ब्रंश बोला जाता है। तो कहीं न कहीं प्राकृत भाषा इन कारणों से कुछ शब्दों के स्वरूप को बिगाड़ती गई। जैसे कि आपने सुना होगा रामेश्वर को बोलने में तकलीफ होती थी, तो रामेश्वर बन गया। और इसी ब्रंश से प्राकृत भाषा बन गई अपभ्रंश, प्राकृत भाषा बन गई अपभ्रंश, और यह आगे जाके कहलाई अपभ्रंश भाषा। और इसी अपभ्रंश भाषा की एक भाषा थी शौरसेनी। इस शौरसेनी से ही हिंदी का उद्भव हुआ।
तो हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ? शौरसेनी से हुआ। और शौरसेनी का उद्गम अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का उद्गम प्राकृत भाषा से हुआ। प्राकृत का उद्गम पाली से हुआ। और पाली का उद्गम है वह लौकिक संस्कृत से हुआ। तो अब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, दो प्रश्न आएंगे। एक तो है हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, और हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई। तो दोनों ही प्रश्न के अलग उत्तर हैं। हिंदी की मूल भाषा की बात करें तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, जबकि उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई शौरसेनी से। तो ये दोनों ही प्रश्न अलग हैं। तो हिंदी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपन ने इतनी बात की। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद अगर बात करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब है यह हिंदी भाषा कौन कौन से क्षेत्रों में प्रचलित रही। और अगर भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो हिंदी भाषा है वह अधिकतर मध्य भारत के जितने भी राज्य थे, मध्य भारत के पूर्व में और मध्य भारत के पश्चिम में, वहाँ हिंदी का प्रभाव रहा। अपन कह सकते हैं जैसे कि गंगा यमुना के मैदान, गंगा और यमुना, इस गंगा यमुना के मैदान में हिंदी भाषी क्षेत्र अधिक थे। जैसे कुछ राज्य हैं, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान हिंदी भाषी राज्य हैं, हिमाचल हिंदी भाषी राज्य हैं। तो इस प्रकार के राज्यों में हिंदी का प्रचलन अधिक रहा। इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा है वह मध्य भारत के कुछ राज्यों की प्रमुख भाषा रही, जिसे हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। और आगे बात करें जो इम्पोर्टेंट है राजनीतिक दृष्टिकोण, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण का अर्थ है हिंदी को संविधान में कौन सा रूप प्राप्त है, और इस संविधान में अपन कह सकते हैं प्रशासन की दृष्टि से कौन सी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेखित हैं। तो आपने संविधान में सुना होगा अनुसूची, संविधान की अनुसूची है 8वीं। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में हिंदी भी एक है। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इन 22 भाषाओं में हिंदी भी है, और इस हिंदी से संबंधित वर्णन संविधान के भाग 17 में मिलता है। भाग 17 में हिंदी से संबंधित वर्णन है। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 343 से लगाकर अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा से संबंधित वर्णन कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में है। संविधान के कौन से भाग में हिंदी का वर्णन उल्लेखित है? भाग 17 में। और कौन कौन से अनुच्छेद है? 343 से 351। अब अनुच्छेद 343 की बात करें तो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है। यहाँ शब्द पे ध्यान दें, यहाँ राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं है। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किस भाषा का सम्मान प्राप्त है? राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। अब राजभाषा क्या होती है उसकी भी बात करेंगे अपन। पूरी हिंदी की बात करें तो अपन भाषा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होती है बोली और दूसरा होता है भाषा। इसमें अंतर समझें। बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो बोली और भाषा में कुछ समानता भी है और अंतर भी है। बोली और भाषा में समानता क्या है? तो दोनों ही विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन अंतर की बात करें तो बोली है वह केवल सीमित क्षेत्रों में, इसका प्रभाव केवल सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि भाषा है वह विस्तृत क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त होती है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का एक सुस्पष्ट व्याकरण होता है। तो बोली और भाषा में समानता क्या है? तो दोनों ही विचारों की अभिव्यक्ति के साधन हैं। बोली और भाषा में अंतर क्या है? तो बोली है उसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र है बहुत विस्तृत होता है। अगर बोली है वह विस्तृत क्षेत्र तक फैल जाए तो वो खुद भाषा बन जाती है।
अब बात करें भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषाओं का वर्गीकरण अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से क्या वर्गीकरण होता है, तो एक तो होती है मातृभाषा। अंतर समझें, एक मातृभाषा होती है। मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा की बात करें तो जो राजभाषा होती है, और तीसरी बात करें तो राष्ट्रभाषा होती है। तीनों में अंतर समझें, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा की बात कर ली अपन ने, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब मातृभाषा क्या होती है, तो ऐसी भाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं, माता के मुख से सीखते हैं या माता के द्वारा सीखते हैं, वही मातृभाषा होती है। लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है, मातृभाषा का विकास कैसे होता है। जैसे कि आप माँ से ही सीखे वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ माँ से सीखे इसका मतलब है आप परिवार से जो भाषा सीखते हैं, परिवार के साथ साथ समाज से, और आप अपने पास पड़ोस से जो भाषा सीखते हैं वह कौन सी श्रेणी में आएगी, मातृभाषा। तो मातृभाषा किसके द्वारा सीखी जाती है, परिवार, समाज और पास पड़ोस के द्वारा सीखी जाए वो मातृभाषा होती है। अब बात करें अपन राजभाषा की, तो संविधान द्वारा राज्य कार्य हेतु या संविधान द्वारा प्रशासनिक कार्य हेतु उपयोग में ली जाने वाली प्रशासनिक कार्य, या कह सकते हैं राजकीय कार्य, इसके द्वारा जो प्रयुक्त है वह भाषा कहलाएगी राजभाषा। और हिंदी को 343 अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और तीसरा है राष्ट्रभाषा। तो किसी देश के, कोई भी देश है, उसके समस्त नागरिकों द्वारा, या फिर कह सकते हैं देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा, अधिकांश लोगों द्वारा या अधिकांश नागरिकों द्वारा जिस भाषा का उपयोग होता है वह राष्ट्रभाषा है। और यह एक प्रकार से सम्मान का प्रतीक है कि भारत में अधिकतर लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी है वह राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी के लिए केवल संविधान में राजभाषा का ही उल्लेख हुआ है, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं हुआ है। और 1963 में, आपको शायद पता होगा, 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था, 1963 में राजभाषा अधिनियम। और इस राजभाषा अधिनियम के तहत जितने भी प्रशासनिक कार्य वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किए जाएंगे। तो आज हिंदी के बारे में अपन ने बेसिक पढ़ा। इसी टॉपिक को कल से अपन पूरा व्यवस्थित स्टार्ट करेंगे। आज इतिहास की बात की थी, कल से वर्ण विचार वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन है वो धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।